चलो तो आज ये उत्तराखंड का नया प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 49 49 है ना। ठीक है, 49वां सेट है और 49वें सेट का प्रश्न संख्या आ जाते हैं 21 पे। ठीक है, चलो जी। तो 21वां प्रश्न देखते हैं कि 21वां प्रश्न यानी उत्तराखंड का सेक्शन। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, गोरखों के दिन गौला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू का द्वीप क्या थे। ठीक, तो देखो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि गोरखाओं के समय पे ये तीन प्रकार की क्या हुआ करती थी, दिव्य प्रथाएं हुआ करती थी, है ना। जैसे कई बार कंफ्यूजन होता ना कि कोई व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। अब आरोपी का चेक करना जैसे जांच का विषय हो जाता है, जैसे वर्तमान में भी क्या होता है, जांच का विषय होता है। एविडेंस चाहिए होती है कि इस आदमी ने क्राइम किया है नहीं किया। ऐसे ही गोरखों के समय पे कोई जब ऐसा केस आ जाता था तो अगर आपको क्रिमिनल को पकड़ना है या जिसपे क्या है आरोप है, अगर ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है तो इसके लिए तीन प्रक्रियाएं हुआ करती थी और इन्हीं तीन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता था, दिव्य प्रथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिव्य प्रथा या दीप प्रथा कहा जाता था। ठीक, तो कितनी प्रकार की दिव्य प्रथाएं हुआ करती थी, तीन प्रकार की दिव्य प्रथाएं हुआ करती थी। अब ये प्रथाएं बड़ी खतरनाक थी। सबसे पहला था इनमें से गौलादीप। पहला क्या था, गौलादीप। गौलादीप में क्या किया जाता था कि गर्म लोहे का, जैसे लोहे का एक क्या है रॉड है, उस रॉड को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। अब जिस व्यक्ति पे आरोप है कि उसने वो काम किया है नहीं किया है, अब ये सत्यापित करने तो क्या करेंगे, लोहे की रॉड को गर्म करेंगे और उसके बाद आरोपी को दे देंगे, भाई ले जा। और एक फिक्स डिस्टेंस बता दी कि आपको 10 मीटर चलना है गर्म रॉड को लेकर के। अगर वो व्यक्ति उस मीटर यानी उतनी डिस्टेंस को अगर कवर कर देता है तो इसका मतलब वो दोषी नहीं है। लेकिन अगर उसने बीच में ही छोड़ दिया तो इसका मतलब वो क्या है, दोषी है। अब ये बताओ आप, कोई गर्म लोहे की रॉड अगर हाथ में पकड़ेगा तो कैसे ले जाएगा, भाई ले जा सकता है ना। तो बड़ी अजीब विचित्र सी प्रथाएं थी इनकी। उसके बाद दूसरा था कड़ाई दीप। कड़ाई दीप में क्या किया जाता था, तो कड़ाई आप जानते ही, कड़ाई में क्या लिया, तेल लिया और तेल को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, उसको उबाल दिया। और फिर जिस व्यक्ति पे आरोप तय करना होता था कि क्या इसने आरोप किया है या नहीं है, ठीक है, तो उसका हाथ उस गर्म खौलते हुए तेल में डाल देते थे। अगर उसका हाथ जल गया तो यानी क्राइम किया, और नहीं जला तो नहीं किया। अब ये क्या बात हुई, है ना। भाई गर्म तेल की कड़ाई में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना, है ना। तो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट था, भाई अगर हाथ जल गया तो यानी इसने दोषी है, ये इसने अपराध किया है, और अगर नहीं जला तो नहीं किया। ठीक है, फिर तीसरी प्रथा क्या थी, तराजू का दीप। अब तराजू का दीप में क्या होता था, जैसे जिस व्यक्ति पे आरोप है उस व्यक्ति का एक दिन पहले शाम को वेट नापा जाता था, है ना। कुछ पत्थरों से उसका वेट नाप दिया। ठीक, अब उसका वेट जितना भी है यानी पत्थरों में जितना भी इक्वल हुआ उन पत्थरों को संभाल के रखा जाता था। फिर उसका जो है फिर से वेट का मापन कब होगा, अगले दिन होगा। अगर अगले दिन उसका वेट क्या आया, अगर हल्का आया तो वो दोषी है, और अगर वेट ज्यादा आया तो वो निर्दोष है। अब कैसी कैसी विचित्र सी प्रथाएं थी, तो इन्हीं प्रथाओं को क्या कहा जाता था, दिव्य प्रथा कहा जाता था। इसके अलावा ध्यान रखना कि इस टाइम पे जो न्याय का जो अधिकारी होता था, ठीक है, न्याय जो अधिकारी होता था उस न्याय अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो न्याय अधिकारी को कहा जाता था क्या, विचारी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, विचारी कहा जाता था। इसके अलावा जो वादी विवादी होते थे, यानी जो वाद कर रहे हैं, अगर आपको शक है, जैसे अभी होता है ना कि जैसे कोई भी गवाह होता है तो गवाह को पहले कसम खिलाई जाती है ना, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। जैसे जो हिंदू धर्म का होगा वो गीता के ऊपर हाथ रखा जाता है। ऐसे ये लोग जो थे वो महाभारत, एक ग्रंथ था महाभारत, या इसी महाभारत का एक पार्ट हुआ करता था हरिवंश, इस हरिवंश की क्या खिलाते थे, कसम खिलाते थे। ठीक है, यानी कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं। तो महाभारत और हरिवंश की क्या खिलाई जाती थी, कसम खिलाई जाती थी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि यहां से ये बात समझ में आई कि गोरखाओं की जो प्रथाएं थी, गौलादीप, कड़ाईदीप, तराजूदीप, ये गोरखा की क्या थी, न्यायिक प्रणाली का एक भाग हुआ करता था। क्या हुआ करता था, न्यायिक प्रणाली का एक भाग हुआ करता था। ठीक है, चलो जी, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो प्रशासन हुआ करता था वो एक सैनिक प्रशासन हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, सैनिक प्रशासन होता था, यानी फौजी यहाँ पे क्या करती थी, रूल करती थी।
इसके अलावा देखो गोरखों के अधीन संधि के प्रकार, नहीं जी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ए वाला आंसर है। गोरखों के अधीन जो संधि हुई थी, इनकी संधि अंग्रेजों के साथ हुई थी, है ना। और अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था क्या? संगोली की संधि। कौन सी संधि थी? संगोली की संधि, जो कि कहां पे होती है? बिहार में होती थी, बिहार में हुई थी। और जो संगोली की संधि थी, ये संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। हालांकि जो ये संधि थी ये लागू हुई कब? तो लागू होती है 4 मार्च 1816 को, क्या होती है? लागू होती है। तो संगोली की संधि के विषय में 2 डेट्स आपको याद रखनी है। एक, संगोली की संधि हुई कब थी? 2 दिसंबर 1815, लेकिन लागू हुई थी कब? 4 मार्च 1816 को लागू होती है। तो इतनी बात क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ए वाला आंसर आपका क्या था? करेक्ट था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, पवासी देवता का मंदिर कहां है? चलिए, पवासी देवता का मंदिर कहां है? तो पहली बात देखो, पवासी देवता है क्या? ठीक है, तो पवासी जो देवता है ये जौनसारियों से संबंधित क्या है? आपके देवता है, कुल देवता है। जौनसारियों के सबसे महत्वपूर्ण जो कुल देवता है उनका नाम क्या है? महासु देवता, है ना। और महासु देवता देखो अकेले नहीं है, ऐसा माना जाता है कि महासु देवता जो है वो 4 भाई थे, है ना। तो एक बार, यानी कि पौराणिक काल में, बहुत प्राचीन समय या पौराणिक काल में वहां पे क्या हो गया था? दानवों का बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया था, जिस वजह से लोगों ने तपस्या करी। और फिर ऐसा माना जाता है कि जब खेत में जुताई की जा रही थी तो उसी टाइम वहां पे 4 भाई क्या हुए? पैदा हुए, ठीक है। और इन्हीं 4 भाइयों ने क्या किया? दानवों का क्या किया? दानवों को समाप्त किया, और इस तरीके से वहां पे शांति व्यवस्था क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। अब जो 4 भाई हैं, यानी कि महासु देवता कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। और ये जो 4 भाई हैं, तो 4 भाई कौन कौन से? एक है बासक, दूसरा है कौन? पिबासक, ठीक है। तीसरे कौन से? बौठा, और चौथे कौन से? चालदा, राइट। कौन कौन से? बासक, पिबासक, बौठा और चालदा हो जाएंगे। इनमें से अगर बासक की बात करें तो जो बासक हैं इनका मंदिर जो है वो महेंद्र, कहां पर है? महेंद्र नामक स्थान पे, ठीक है। महेंद्र नामक स्थान पे इनका मंदिर है बासक का। वहीं पिबासक का जो मंदिर है, और इन्हीं पिबासक को क्या बोलते हैं? पवासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवासी भी कहा जाता है। तो पिबासक का जो मंदिर है वो जौनसार के एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं थड़ियार। क्या कहा जाता है? थड़ियार। क्या कहा जाता है? थड़ियार, या थड़ियार में इनका क्या है? मंदिर है, ठीक है। वहीं बौठा की बात करें तो जो बौठा है, इन्हीं बौठा का जो मंदिर है वो जौनसार का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन सा? कहां पर है? हनोल में। कहां पर है? हनोल में, ठीक है। हनोल जो मुख्य तीर्थ है जौनसारियों का या महासु देवता का, वो किसका मंदिर है? वहां पे जो बौठा है उनका क्या है? मंदिर है हनोल में, ठीक है। अब बाकी देखो, चालदा, चालदा का मतलब ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये क्या रहते हैं? आपके चलते रहते हैं, तो इनके अलग अलग जगह दिखाई दे देंगे, ठीक। तो बासक, पिबासक, बौठा और चालदा, तो आपको ध्यान में ये भी रखना है, बासक का महेंद्र में, पिबासक का मंदिर थड़ियार में, और बौठा का हनोल में, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका थड़ियार सही आंसर हो जाएगा। थड़ियार इज द करेक्ट आंसर। चालदा जो है वो इनके क्या है? सबसे छोटे भाई। इन 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई कौन से हैं? चालदा है, ठीक है। चल अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड को भारत का वाइवोल्टम रेशम का कटोरा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइम रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ष में रेशम की 2 फसल होती है। क्या होती है? वर्ष में रेशम की क्या होती है? 2 फसल हो जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है। हमारे राज्य में रेशम उद्योग भी क्या है? फल फूल रहा है ना। और रेशम उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हमारे राज्य में रेशम की कितनी प्रजातियां? तो कितनी प्रजातियां? तो रेशम की है 4 प्रजातियां। रेशम की कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? तो रेशम की कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां हैं। और ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो मलवरी एक हो जाएगा आपका, मलवरी। एक है आपका कौन सा? टसर। एक है आपका मूंगा,
और एक है आपका कौन सा, एरी। तो हमारे राज्य में रेशम की आपको 4 प्रजातियां मिल जाएंगी, एक मलवरी, टसर, मूंगा और एरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर रेशम उद्योग की बात करें तो हमारे राज्य में सबसे पहले रेशम उद्योग की शुरुआत होती है 1958 में। कब होती है, 1958 में होती है। और 1958 में कहां से होती है, देहरादून में। ठीक है, और सबसे पहले जो रेशम उद्योग जो लगाया गया उसका नाम क्या था, रेशम कीट फार्म। उसका नाम क्या था, रेशम कीट फार्म। इससे जो है रेशम उद्योग की स्थापना होती है, शुरुआत होती है रेशम कीट फार्म। तो रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई, 1958 में। कहां पे हुई, देहरादून में हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे राज्य में, ठीक है, जो सहतूती रेशम होता है, ठीक है, सहतूती रेशम के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए, सहतूती रेशम, सहतूती रेशम के उत्पादन के लिए एक और उत्पादन केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, विभागीय विभागीय कीटांड विभागीय कीटांड उत्पादन केंद्र, विभागीय कीटांड उत्पादन केंद्र हो जाएगा। और जो विभागीय कीटांड उत्पादन केंद्र है इसकी स्थापना कहां पे की गई है, प्रेमनगर में। ठीक है, विभागीय कीटांड उत्पादन केंद्र आपका कहां पर है, प्रेमनगर में। इसके अलावा राज्य में रेशम का उद्योग के प्रचार और प्रसार के लिए, ठीक है, राज्य सरकार ने एक परियोजना चलाई और इस परियोजना का नाम है ग्रामीण उद्यम, क्या है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, वेग वृद्धि परियोजना, वेग वृद्धि परियोजना। और इसी को रीप भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रीप भी कहा जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा रेशम के उत्पादन और इसका विकास और प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना चलाई गई। ठीक है, और इस परियोजना का हाल में ही सरकार ने इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है ग्रामोत्थान। क्या रखा गया है, ग्रामोत्थान योजना, ग्रामोत्थान योजना इसका नाम रखा गया है। क्लियर है इतनी बात। तो इतनी बातें आपको जो है वो रेशम उद्योग से संबंधित क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर, चलो जी, तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास और अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा प्रश्न के बारे में पढ़िए, क्या लिखा है। चलिए, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो बताओ, मायावती का जो अद्वैत आश्रम मायावती है इसका संबंध जो है वो किस स्थान से है। तो देखो ये स्थान है लोहाघाट। कौन सा स्थान है, लोहाघाट। और लोहाघाट कहाँ पड़ता है, कहाँ है लोहाघाट, तो लोहाघाट है चंपावत में। लोहाघाट कहाँ पर है, चंपावत में हो जाएगा। इस अद्वैत आश्रम की बात करें तो इस अद्वैत आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कब, 19 मार्च। कब की गई थी, 19 मार्च 1899, 19 मार्च 1899 ईस्वी में चंपावत के लोहाघाट में की गई थी। ठीक है, और इस आश्रम की बात करें तो आश्रम जो है ये जुड़ा है आपका रामकृष्ण, जो आपका एक मिशन चलता है ना, उस मिशन के तहत इसकी एक ब्रांच खोली गई यहाँ पे। और इसकी ब्रांच खोलने का जो श्रेय जाता है वो आपके स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, स्वामी स्वरूपानंद। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापना की गई, स्वामी स्वरूपानंद, स्वरूपानंद। एक तो ये थे इनके शिष्य, इसके अलावा इनके एक अंग्रेज शिष्य भी थे और उनका नाम था क्या, J.H. सेवियर। क्या था उनका नाम, J.H. सेवियर। एक तो ये थे J.H. सेवियर और इसके अलावा दूसरा इन्हीं की पत्नी थी और उनका नाम था C.E. सेवियर। उनका नाम क्या था, C.E. सेवियर। तो देखो मायावती आश्रम या अद्वैत जो आश्रम है इसकी स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद एवं J.H. सेवियर एवं उनकी पत्नी C.E. सेवियर के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं और 25 है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है।
तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करते हैं। देखो नर और नारायण आश्रम कहाँ है, तो ये श्री बद्रीनाथ जी में हो जाएंगे, है ना। बद्रीनाथ में आपको नर एवं नारायण आश्रम मिल जाएगा। इसके अलावा उलीपी का जो संबंध है वो किससे, अर्जुन से। ऐसा माना जाता है अर्जुन की एक पत्नी में से कौन सी थी, एक उलूपी भी थी। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें तो वासुकी, वासुकी नाग आपने सुना होगा, तो वासुकी नाग का संबंध किससे, समुद्र मंथन से थे, है ना। समुद्र मंथन में आपको पता है कि एक पर्वत का क्या करना था, मथना था, मंदरांचल पर्वत। तो मंदरांचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग का क्या किया गया था, यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। ठीक है, तो वासुकी नाग का संबंध हो जाएगा समुद्र मंथन से। ठीक है, किस लिए, मंदराचल, मंदराचल पर्वत को मथने के लिए ठीक है, रस्सी के रूप में, रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था, है ना। ऐसे पकड़ते ना, इधर से वो उधर से वो, है ना, फिर उससे कई सारी चीजें निकलती हैं। ठीक, चलो जी। उसके बाद कालिया नाग की बात करें तो कालिया नाग का जो संबंध है वो किससे, सेमुखेम से। और सेमुखेम कहां पर है, प्रतापनगर में, है ना। हाँ, प्रतापनगर में सेमुखेम। हाँ ठीक है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो कहीं मिल रहा है एकाचार, देखो एकाचार केवल एक में ही मिल रहा है, तो बस हो गया आपका सही आंसर, है ना। और बाकी बी का एक हो जाएगा और बाकी पूरा मैच कर जाएगा आपका। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न क्या है, तो देखो मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, अरे बिल्कुल सही है, कैसे गलत हो सकती। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स नीति, पता चल रहा है इससे। तो अगर ये है तो ऑब्वियसली बात है औद्योगिकीकरण होगा, आर्थिक सहायता होगा, रोजगार को बढ़ावा देना ही होगा, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, तो देखो यहाँ पे कथन एक भी सही है और कथन दो भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इन कथनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कथन आपकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना कि जो ये नीति है, ठीक है, ये 2021 में आती है। लगभग जो ये नीति थी ये 5 साल के लिए थी, तो यानी कि 2025 में क्या होगी, नीति समाप्त होगी, है ना। नीति क्या होगी आपकी, एक्सपायर होगी। और अगर 31 मार्च 2025 को ये नीति एक्सपायर होगी है, तो इसका मतलब क्या है, अब क्या करें, एक नई नीति लानी पड़ेगी ना। तो इसलिए राज्य सरकार के द्वारा एक नई नीति लेके आते हैं। और ये जो नई नीति आती है, ये आती है आपकी मई 2025 में। मई 2025 में क्या आती है आपकी, नई MIIP। ये क्या था, MIIP, MIIP का मतलब मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इसी का मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो नई नीति आपकी मई 2025 में आती है। ठीक है, ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, और ये प्रश्न क्या है तो देखो प्रश्न देखिए, धार्मिक केंद्र की बात करें तो देखो सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। धार्मिक केंद्र, देखो धार्मिक केंद्र बताओ, इनमें से बद्रीनाथ, ऋषिकेश है धार्मिक केंद्र, बिल्कुल है। जागेश्वर है, तो यानी कि एकाचार, देखो एकाचार है कहीं, देखो केवल एक में ही है, तो बस आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी बाकी, है ना। आजकल पेपर में भी देखा होगा कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कहीं, अगर एक मिलान हो रहा है तो बाकी स्वयं अपने आप मिलान हो रहे हैं, तो आपकी और चेक करने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि ए का बी का ए का चार केवल और केवल किसमें, बी वाले ऑप्शन में है। तो यानी कि यही सही हो सकता है और कोई नहीं। ठीक। दूसरा, पर्यटन गंतव्य की बात करें, यानी कि जो पर्यटन क्षेत्र है या पर्यटन जो शहर है आपका, एक का आंसर हो जाएगा औली, मसूरी, रानीखेत, ये पर्यटक स्थल है, तो मैच हो जाएगा। पूर्व शासकों की राजधानी, तो देखो राजधानी गढ़वाल के परमार वंश की हुई है। इसके अलावा कीर्तिनगर भी राजधानी हुई है ना। उसके अलावा अल्मोड़ा भी क्या हुई है, राजधानी हुई है, चंदों की राजधानी हुई है। बाकी आपको पता है पुरानी टिहरी, ये भी राजधानी हुई है, कभी पुरानी टिहरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा देवलगढ़ भी राजधानी हुई है। ठीक है, और बताओ और कौन कौन से, इसके अलावा चंपावत, चंपावत भी तो चंदों की राजधानी रही है
है ना। तो ये कई सारे स्थल हैं, तो इनकी जगह पे कभी ये भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना, ये सारे क्या रही हैं, राजाओं की राजधानियां रही है। ठीक, चलो जी। उसके अलावा व्यापारिक मेला शहर की बात करें तो देखो गौचर में आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है ना, गौचर मेला जिसे बोला जाता है। बागेश्वर में देखो उत्तरायणी के अवसर पे मेला लगता है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, व्यापारिक मेला है। इसके अलावा जौलजीबी में भी मेला लगता है, व्यापारिक मेला है। भूटिया लोग यहाँ पे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 28 और 28 की बात करें तो प्रश्न है आपके पास देखो, औद्योगिक विकास योजना 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 2017 में केंद्र सरकार ने क्या किया, एक योजना लेके आई और दो राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आई थी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये योजना जो है केंद्र सरकार लेके आई, और योजना लागू होती है 2017 में। हालांकि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी जो अधिसूचना है वो 2018 में निकाली जाती है। ठीक, उसके अलावा बात करें, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब इस योजना में कंफ्यूज नहीं होना है। योजना की खास बात क्या है कि योजना लागू होती है आपकी कब, तो ये लागू होती है 1 अप्रैल 2017। कब होती है, 1 अप्रैल 2017, और इसकी जो लास्ट वैलिडिटी थी वो थी आपकी 31 मार्च 2022 तक। कब तक, 31 मार्च 2022 तक। देखो योजना, ये था योजना का कार्यकाल, या आप ये कह सकते हैं कि योजना 1 अप्रैल 2017 को लागू हुई, और योजना कब तक प्रभावी रहेगी आपकी, 31 मार्च 2022 तक रहेगी। लेकिन यहाँ पे साथ में एक और चीज ध्यान रखना, लेकिन सरकार ने इसकी जो अधिसूचना निकाली थी केंद्र सरकार ने, वो कब निकाली थी, तो वो निकाली थी 23 अप्रैल 2018। तो इसकी जो अधिसूचना आती है, इसकी जो अधिसूचना आती है वो आती है 23 अप्रैल 2018। यानी केंद्र सरकार ने तो ऑफिशियली 23 अप्रैल 2018 को निकाला था अधिसूचना, लेकिन उसी में क्या कहा कि लागू हो जाएगी आपकी 2017 से और 2022 के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये आएगा कि अधिसूचना कब निकाली गई, तो 23 अप्रैल 2018, और अगर लागू होने की बात करें तो आपकी 1 अप्रैल 2017 हो जाएगी। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दोनों डेट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर आप कमेंट में लिखोगे नहीं तो, है ना, कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो इसलिए पहले समझ आओ, अधिसूचना 23 अप्रैल 2018 और आपका ये 1 अप्रैल 2017, क्योंकि ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको दोनों डेट्स मिलेंगी, तो दोनों डेट्स में क्या अंतर है। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन भू अभिलेखों के रख रखाव के लिए उत्तरदायी हुआ करता था? देखो, कत्यूरी प्रशासन या कार्तिकेयपुर प्रशासन के समय पर ध्यान रखना, भू अभिलेखों के रख रखाव के लिए जो अधिकारी होता था उसको पटकोषचारिक या इसी को उपचारिक भी कहा जाता था। ठीक है, पटकोषचारिक या इसी को क्या कहा जाता था, उपचारिक कहा जाता था। पटकोषचारिक या उपचारिक कहा जाता था। इसके अलावा देखो एक और अधिकारी हुआ करता था जिसको क्या बोला जाता था, क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल जो होता था ये कृषि की उन्नति के लिए, कृषि की उन्नति से संबंधित जो अधिकारी था उसका नाम क्या था, क्षेत्रपाल, या जिसका काम होता था खेतों की रक्षा करना या फसलों की रक्षा करना। ठीक है, ये क्षेत्रपाल का काम हुआ करता था। वहीं खंडपति की बात करें तो जो खंडपति हुआ करता था या खंड स्थानाधिपति भी बोलते थे इसको, और इसका काम होता था खनिज और वनों की रक्षा करना। खनिज व वनों की रक्षा करना, खनिज और वनों की रक्षा करना, ये किसका काम होता था, खंडपति या खंड स्थानाधिपति भी बोला जाता था इसको। ठीक, इसके अलावा कुछ और अधिकारी होते थे, जैसे एक अधिकारी होता था दो, भोगपति और शौल्किक। कौन होते थे, भोगपति, भोगपति व शौल्किक नाम के दो अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों का काम था कर वसूलने का काम था। ठीक है, कर वसूलने का काम किसका था, भोगपति व शौल्किक नामक अधिकारी कर वसूली का काम करते थे। इसके अलावा जनता से या प्रजा से बिस्टी या बेगार लेने का जो काम था, भाट व चाट। ठीक है, तो भाट व जो चाट होते थे इनका काम क्या था, जनता से बिस्टी या बेगार यानी
बिना काम के, बिना बिना पैसों के, ठीक है, क्या करवाना, काम करवाना। तो ये भाट व चाट का कार्य हुआ करता था। ठीक, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। भोगपति व सौलकिक, कर वसूलने वाले अधिकारी। जनता से बिस्टी व बेगार लेने का काम भाट व चाट करते थे। वहीं खनिज व वनों की रक्षा खंडपति, उपचारिक या पटकोषचारिक, ये किसका काम करते थे, ये किसका काम करते थे, अभिलेखों के रख रखाव। और कृषि की उन्नति के लिए कौन होते थे, क्षेत्रपाल नाम का अधिकारी हुआ करता था। ठीक, इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना, पशुओं से दूध निकालने का जो कार्य किया जाता था, पशुओं से दूध निकालने का जो कार्य करते थे या पशुओं की जो रक्षा करते थे, उनको कहा जाता था आभीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आभीर कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, आभीर कहा जाता था। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है। तो नंदा के जागर की जो पुस्तिका लिखा है उनका नाम क्या है, बसंती बिष्ट, है ना। बसंती बिष्ट जो है नंदा के जागर गाने गाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और बसंती बिष्ट की बात करें तो इनको 2017 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 2017 में इनको पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसके अलावा जागर के ही क्षेत्र में हमारे राज्य के एक और लोक गायक हैं, उनका नाम क्या है, प्रीतम भरतवाण। तो प्रीतम भरतवाण को जो है जागर के लिए 2019 में क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो प्रीतम भरतवाण को 2019 में दिया गया और बसंती बिष्ट को 2017 में दिया गया। अगला प्रश्न आ जाओ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं दनगल का मेला। क्या कहा जाता है, दनगल का मेला कहा जाता है। और दनगल के मेले की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है, पौड़ी में। पौड़ी में ही एक स्थान पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, सतपुली बोला जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सतपुली में 2 नदियों का संगम होता है। 2 नदियां कौन कौन सी आपकी, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली में होता है। तो सतपुली में एक शिव मंदिर है और उसी शिव मंदिर में जो है महाशिवरात्रि के दिन क्या लगता है, आपका दनगल का मेला लगता है। राइट, इसके अलावा अगर बात करें तो तिमुंडिया मेले की बात करें तो तिमुंडिया मेला कहाँ लगता है, तो ये जोशीमठ में एक बहुत बड़ा मेला होता है। जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, कौन सा मंदिर है, नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, नरसिंह मंदिर। ठीक है, भगवान बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास है वो कौन है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है। इसी नरसिंह मंदिर में तिमुंडिया मेला लगता है। और बेसिकली जो मेला लगता है जब आपके कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ के, उससे पहले कुछ दिन पहले या किसी शनिवार को लग जाएगा या किसी मंगलवार को ये मेला हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व, कपाट खुलने के पूर्व जो है ये मेला लगता है। इसके अलावा भद्राज मेले की बात करें तो ये तो मसूरी में लगता है ना। और उसके अलावा लड़ी धुरा मेला की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है, चंपावत में लगता है। चंपावत में एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है बाराकोट। कौन सा स्थान है, बाराकोट। और बाराकोट में ही एक मंदिर है और ये मंदिर कौन सा है, पद्मा देवी का मंदिर। कौन से, पद्मा देवी का जो मंदिर है, पद्मा देवी मंदिर में जो है आपका लड़ी धुरा मेला लगता है। ठीक है, पद्मा देवी के मंदिर में क्या लगता है, लड़ी धुरा मेला लगता है। तो इतनी बात क्लियर है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, और किस दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन साथ में ये भी याद रख लेना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, तो देखो इसके हिसाब से अगर हम मैच करें तो दनगल पौड़ी, और बाकी आप देखो नीचे ऑप्शंस दिए हैं तो आप बाकी मैच कर लेना। ठीक है, चलो यानी एका दो देखो एका दो केवल एक में ही है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है, क्या बताना आपको, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP, है ना। इसको क्या बोलते हैं, IIP, जैसे IIT होते हैं ना,
ऐसी आपका क्या है, IIP यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहां पर है आपका, देहरादून में। ठीक, कहां पर है, देहरादून। अब देहरादून में हमारे राज्य के कई महत्वपूर्ण स्थान है या कई महत्वपूर्ण चीजें बना रखी है। जैसे अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड सरकार ने क्या बना रखा है, एक साइंस सिटी बना रखी है। क्या बना रखी है, साइंस सिटी। साइंस सिटी या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान धाम। तो देहरादून में विज्ञान धाम कहां पर है, तो ये बना रखा है झाझरा में। कहां पे बना रखे हैं, झाझरा में बना रखे। इसके अलावा पहला राज्य का जो प्रथम, ठीक है, साइबर थाना, राज्य का प्रथम साइबर थाना, ठीक है, राज्य का पहला साइबर थाना भी कहां पर है, बनाया गया था, देहरादून में 2015 में बनाया गया था। ठीक, इसके अलावा बात करें तो एक है आपका मानसिक रोगी, मानसिक रोग संस्थान, मानसिक रोग संस्थान। और ये मानसिक रोग संस्थान कहां पर है, तो ये आपके सैलाकुई में। सैलाकुई भी कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, मानसिक रोग संस्थान। इसके अलावा एक और संस्थान है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय दृष्टि बाधित, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। और राष्ट्रीय जो दृष्टि बाधित संस्थान है ये भी कहां पर है, देहरादून में, राजपुर रोड के आसपास आपको मिल जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1943 में हुई थी। ठीक, इसके अलावा एक और हम संस्थान लिख देंगे और संस्थान का है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, संवेदन संस्थान। तो ये आपका जो है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान भी कहां पर है, देहरादून में है। इसकी स्थापना 2010 में की गई। ठीक है, कब की गई, 2010 में, 10 फरवरी 2010 में की गई। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड भी आपका कहां पर है, देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में, जिसकी स्थापना 2006 में की गई। ठीक, तो देहरादून में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है। संस्थान बहुत सारे, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। बाकी FRI तो आपने 50 बार सुना है, तो इसलिए मैंने FRI लिखा भी नहीं। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोट संबंधित है, किससे संबंधित है, गोट किससे संबंधित है, गोट, तो गोट संबंधित है पशुपालन से। किससे संबंधित है, पशुपालन से। अब भाई ये गोट होता क्या है, तो अगर गोट की बात करें तो जैसे हमें खेतों में क्या चाहिए होता है, गोबर चाहिए होता है ना, खेतों में गोबर डालने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपके खेत एक ही जगह है, तो आपने क्या कर दिया, सारी पशुओं को ना उसी खेत के आसपास रख दिया ताकि गोबर डालने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, है ना। तो खेतों में गोबर को एकत्रित करने के लिए जिस स्थान पे पशुओं को रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गोट कहते हैं। क्या कहा मैंने, कि खेतों में गोबर एकत्र करने के लिए, गोबर एकत्र करने के लिए पशुओं को रखने का स्थान, पशुओं को रखने का जो स्थान होता है उसी स्थान को क्या कहा जाता है, गोठ कहा जाता है। ऐसे ही पशुओं के रखने का जो स्थान है, एक दो शब्द और, जैसे आपने सुना होगा खरक, खरक सुना है, अरे सुना है खरक, खरक क्या होता है, एक तो खरक हो गया और ऐसे ही एक और नाम मिल जाएगा आपको, छान। ठीक है, एक होता है आपका खरक और एक होता है आपका छान, दोनों एक ही चीजें हैं। खरक या छान क्या होते हैं, खरक या छान, खरक और छान क्या होते हैं, जैसे आप पशुओं को चराने के लिए कहां ले गए, जंगल ले गए, है ना। तो जंगल में पशुओं को रखने का जो स्थान होता है, ठीक है, जंगल में पालतू पशुओं को रखने का स्थान, पालतू पशुओं को रखने का जो स्थान होता है, रखने का जो स्थान होता है उसी स्थान को क्या बोलते हैं, खरक या छान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पालतू पशुओं को जंगल में क्यों रखिए भाई, देखो चराने के लिए ले जाए जाते हैं, जैसे बुग्यालों में। तो जैसे जो आपके पशु चारक होते हैं वो कई दिन तक या 2-4 महीने तक आपके कहाँ रहते हैं, बुग्यालों में रहते हैं।
तो फिर कहीं ना कहीं पशुओं को बांधना पड़ेगा ना किसी एक स्थान पे, तो उसी स्थान को क्या बोलते हैं, खरक या छान भी कहते हैं। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि बुग्यालों को खरक भी कहा जाता है, जैसे आपने कसनी खरक सुना होगा, है ना। तो खरक या इसको आप खरक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है। तो ककोड़ा खाल बताओ किस स्थान से जुड़ा है। तो ककोड़ा खाल जो है ये बेगार आंदोलन से क्या है, जुड़ा है। तो हमारे राज्य में बेगार आंदोलन जो है बहुत ही बड़े उससे होता है, और 1921 का जो दौर था, 1921 में जो बेगार आंदोलन था वो अपनी चरम सीमा पे था। 1921 में कहाँ पे हुआ था ये आंदोलन, सबसे भयंकर तरीके से बागेश्वर में हुआ था, जब उत्तरायणी का मेला चल रहा था, ठीक है। और इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, जो कुमाऊं के उस टाइम के नेता हुआ करते थे, जैसे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, कई सारे क्या थे ऐसे आंदोलनकारी थे, ठीक है। तो बेगार आंदोलन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है। तो पांचवा धाम यात्रा की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है, किसको दी गई, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को दिया गया है। किसको दिया गया है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को जो है पांचवा धाम यात्रा के रूप में दिया गया है, ठीक है। चलो जी, तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। बाकी देखो अगर नंदा राजात यात्रा की बात करें तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नंदा राजात यात्रा जो है कहां से शुरू होती है, तो चमोली के नौटी गांव से प्रारंभ होती है। नौटी से नंदा देवी की यात्रा आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो देखो ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यात्रा शुरू होती है उससे पहले मां नंदा जो है अपने मायके आ चुकी है। मां नंदा पार्वती का ही एक रूप है, या पार्वती को ही वहां पे क्या बोलते हैं, नंदा देवी बोलते हैं, ठीक है। वैसा माना जाता है कि मां नंदा जो है पहले ही अपने मायके आ चुकी है, और जो नंदा राजात यात्रा है वो मां नंदा को कहा, मायके से ससुराल भेजने की क्या है ये यात्रा है। यात्रा जो है इनके मायके नौटी से शुरू होती है, और नौटी पहला पड़ाव नहीं बोलेंगे, आगे यहाँ से शुरू होगी तो एक दूसरा स्थान आता है इड़ा बधानी। क्या आता है, इड़ा बधानी आता है, ध्यान से सुनना, इड़ा बधानी, ठीक। इड़ा बधानी जो है ये पड़ाव आ जाएगा, और इड़ा जो बधानी है ऐसा माना जाता है कि मां नंदा का क्या है, नैनीहाल है। नैनीहाल का मतलब क्या होता है, नानी का घर, है ना। तो सबसे पहले यात्रा कहाँ पहुंचेगी, नानी के घर पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है, और यात्रा जहां आगे बढ़ती है तो फिर एक और पड़ाव आता है जिसको बोलते हैं कांसुआ। सारे पड़ाव लिखाना पॉसिबल नहीं है, जो महत्वपूर्ण पड़ाव है उन्हीं को मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। कांसुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ देवताओं के मंदिर है, देवी देवताओं के मंदिर है। जैसे एक देवी है भराड़ी देवी और कैलापीर देवता, ठीक है। तो यहाँ पे भराड़ी देवी, वो दूसरा कौन सा है, कैलापीर देवता का मंदिर है। कैलापीर देवता का क्या यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे मां नंदा की जो भेंट होती है वो भराड़ी देवी और कैलापीर देवता से होती है। यहां से आपकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण स्थान आता है उस स्थान का नाम क्या है, चांदपुर गढ़ी। क्या आता है, चांदपुर गढ़ी आता है। और चांदपुर गढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चांदपुर गढ़ी में आज भी जो टिहरी राज परिवार के जो वंशज हैं वो यहाँ पे मां नंदा की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो टिहरी राज परिवार के जो वंशज हैं वो क्या करते हैं, आज भी यहाँ पे क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो जैसे यात्रा यहाँ से आगे पहुंच रही होगी चांदपुर गढ़ी के लिए, ऐसे जो टिहरी के जो यहाँ अभी कहाँ पर है, जो नरेंद्र नगर में जो उनके परिवार है, जो उनके वंशज है, वो लोग वहां पहुंच जाएंगे उस टाइम पे, ठीक। और वहां पे क्या करेंगे, पूजा करेंगे। चांदपुर गढ़ी से फिर यात्रा आगे पहुंचती है, बीच में और भी पड़ाव आते हैं, लेकिन अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है उस पड़ाव को बोले जाता है क्या, भगोती। क्या बोलते हैं, भगोती। और भगोती की बात करें तो भगोती ऐसा माना जाता है कि मां नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है, ठीक है। तो नंदा के मायके का क्या है, अंतिम पड़ाव है। क्या है, अंतिम पड़ाव। उसके बाद यात्रा आगे पहुंचेगी, और यात्रा आगे पहुंचने के बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है कौन सा, कुलसारी। और कुलसारी देखो, ये अगर मायके का अंतिम पड़ाव है तो कुलसारी क्या हो जाएगा, ससुराल का पहला पड़ाव, ससुराल क्षेत्र का, ठीक है। ससुराल का क्या हो जाएगा, पहला पड़ाव हो जाएगा, ससुराल का पहला पड़ाव हो जाएगा
कुलसारी से नंदा की डोली आगे बढ़ती है और अगला स्थान आता है नंद केसरी। क्या आता है? फिर यहाँ से यात्रा ऐसे उत्तर की ओर जाएगी, नंद केसरी। और नंद केसरी में जो है, एक तो यहाँ पे बधान क्षेत्र की जो नंदा है इसकी भेंट होती है, बदान क्षेत्र की जो नंदा होती है उसकी भेंट होती है। और दूसरी बात, कुमाऊं के लोग जो है यहाँ से नंदा राजात में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कहां से? नंद केसरी से, कुमाऊं से। कुमाऊं के लोग यहाँ से क्या हो जाते हैं? यात्रा में शामिल हो जाते हैं। फिर यहाँ से यात्रा बीच में थराली आता है, अलग अलग स्थान आता है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण गांव आता है उसका क्या है? बाण गांव। और बाण गांव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मां नंदा का जो भारवाहक है, जिसको क्या बोलते हैं? लाटू देवता। यहाँ पे लाटू देवता का क्या है? मंदिर है। तो यहाँ पे नंदा राजात यात्रा में लाटू देवता भी क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक, यहां से यात्रा आगे पहुंची तो बीच में और स्थान आते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है वो अगला आता है पातर नचौड़िया। क्या आता है? पातर नचौड़िया नामक स्थान आता है। पातर नचौड़िया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती है। ठीक है, महिलाएं यात्रा में क्या नहीं होती हैं? शामिल नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद यात्रा बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फिर आगे बेदनी बुग्याल आ जाएगा। बेदनी बुग्याल में कमल से, ब्रह्म कमल से क्या होती है? यहाँ पे पूजा होती है। आगे फिर आपका रूपकुंड आ जाएगा। ठीक है, कई सारे स्थान आएगा। और फाइनली मां नंदा की जो यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो कौन सा है? होमकुंड है, जो कि त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर है। कौन से पर्वत की तलहटी पर? त्रिशूली पर्वत की तलहटी पर। होमकुंड में यात्रा आपकी समाप्त हो जाती है। वहां पे जो आपका चौसंगिया खाडो था उसमें जो भेंट लोगों ने रखी रहती है वो भेंट मां नंदा को अर्पित करते हैं और चौसंगिया खाडो को उधर ही छोड़ देते हैं ना। और बाकी यात्रा दूसरे रास्ते से क्या आती है? वापस आ जाती है। ठीक, तो ये पूरी मां नंदा की यात्रा का क्या था? ये पूरा ट्रैक था। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। बाकी नंदा राजात यात्रा 280 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 19 और 20 दिन लग जाते हैं यात्रा में। इसके अलावा लास्ट नंदा राजात यात्रा हुई थी आपकी कब? 18 अगस्त से कब? 6 सितंबर के बीच में हुई थी, है ना। और कब? 2014। और अब अगली जो यात्रा होगी वो 2026 में, यानी अगले साल होगी। हर 12 साल में होती है। ठीक, चलो। इसके अलावा देखो, बात करें तो हिल यात्रा की बात करें तो हिल यात्रा जो है वो कहाँ पे होती है? पिथौरागढ़ में होता है। कहाँ पर है हिल यात्रा? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो है ये कौन सी घाटी में होता है? सोर घाटी में होता है। और स्पेशली कब होता है? तो ये धान की रोपाई के समय पर होती है। ठीक है, हिल यात्रा। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल। हिल का मतलब हिल्लू। हिल्लू सुना आपने? हिल्लू बहुत ज्यादा हिल्लू हो रखा है। हिल्लू मतलब कीचड़, दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या होते हैं? हिल्लू, कीचड़, हिल। ठीक है, यात्रा मतलब यात्रा, है ना, या मनोरंजन। तो यानी कि कीचड़ में या दलदली में जो मनोरंजन या यात्रा की जाती है उसी को हिल यात्रा कहते हैं। अब क्योंकि बरसात के टाइम पे है तो चारों तरफ क्या हो रखा है? कीचड़ ही कीचड़ हो रखी है ना। तो ये वैसे भी कृषि का समय है, लोग मनोरंजन के साथ क्या करते हैं? कृषि करते हैं, तो इसी को हिल यात्रा कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो ये हिल यात्रा है ऐसा माना जाता है कि ये नेपाल की देन है। किसकी देन है? नेपाल की देन है। और इस यात्रा के समय या इस उत्सव के समय एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को कहा जाता है स्वांग नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वांग नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वांग नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, वाराणी पंचकोसी यात्रा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। वाराणी पंचकोसी यात्रा की बात करें तो ये वारुणी, ठीक है, वो, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? वारुणी हो गया, और एक और है आपकी भगीरथी और वरुणा के संगम पे। ठीक है, भगीरथ और देखो वरुणा और भगीरथ के संगम से ये क्या होती है? शुरू होती है और कहाँ जाती है? वरुणावत पर्वत तक जाती है ये यात्रा। और लगभग कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। ठीक है जी, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास ये है, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? तो फासना शिखर शैली की बात करें तो देखो, ये आपको सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल में मिल जाएगा। ये आपका वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर में भी ये शैली मिल जाएगा, और बालेश्वर मंदिर जागेश्वर में भी ये शैली मिल जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि कोई प्रश्न क्या है? यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है
तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है आपको, तो आप सही क्रम बताइए। बताओ भाई, सही क्रम बताओ। वैसे जब मैंने आपको कोसी नदी तंत्र कराया था, तो कोसी नदी तंत्र में मैंने लगभग लगभग हर स्थान बता रखे इनमें से, है ना। सबसे पहले देखो, कोसी नदी तंत्र की बात करें तो कोसी नदी तंत्र, ठीक है, कोसी नदी, जो कोसी नदी है वो निकलती कहां से है सबसे पहले बताओ मुझे। तो देखो, बागेश्वर में एक स्थान पड़ता है धार पानी धार, क्या पड़ता है? धार पानी धार। तो बागेश्वर के धार पानी धार से ये नदी आपकी निकल जाती है, और जब ये नदी निकल जाती है तो आगे एक महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है? कौसानी। ठीक है, कौसानी इसी नदी के आसपास, बिल्कुल नदी के किनारे तो नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कौसानी के बाद अगला जो स्थान पड़ता है उसको बोलते हैं हथपुड़ा, और जो हथपुड़ा है, जो ये हथपुड़ा है, ये आपके कहां पर है? तो ये आपके सोमेश्वर घाटी में। तो यानी कि सबसे पहले एक स्थान आ रहा है सोमेश्वर, आ रहा है सोमेश्वर, तो कहीं सोमेश्वर है पहले नंबर पे है, एक बी और एक डी, यानी कि बी और डी में से कोई एक हो सकता है। सोमेश्वर के बाद अगला स्थान आता है ग्वालकोट। कौन सा स्थान आता है? ग्वालकोट। ठीक है, ग्वालकोट के बाद नदी आगे बढ़ी तो अगला स्थान है हवाला बाग। ठीक, हवाला बाग से आगे आएंगे तो अगला स्थान पड़ता है आपका अल्मोड़ा। तो कहीं अल्मोड़ा है इसमें? तो देखो अल्मोड़ा किसमें है सोमेश्वर हो गया, अल्मोड़ा देखो यहां आ गया, तो यही सही हो गया, है ना। चलो जी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की बात करें, इधर से एक नदी और आती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सुयाल नदी। सुयाल नदी, और ये सुयाल नदी कहां से आती है? तो एक मंदिर है इधर, कसार देवी का मंदिर, है ना। कौन सा मंदिर है? कसार देवी का मंदिर है, वहां से एक सुयाल नदी आती है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद देखो नदी कुछ इस तरीके से मोड़ लेती है, और इधर आपका कहीं पड़ जाता है ककड़ी घाट। क्या पड़ता है? ककड़ी घाट पड़ता है। इधर से एक नदी आती है और इधर आपका एक स्थान पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? खैरना बोला जाता है। तो देखो आपका अभी तक आया सोमेश्वर, अल्मोड़ा आ गया, खैरना आ गया। इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर एक स्थान है आपका क्या? बेताल घाट। क्या है? बेताल घाट। इधर से आगे बढ़े तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है मोहान। क्या पड़ता है? मोहान। मोहान के आगे बढ़ेंगे तो इधर आ जाएगा ढिकुली। ठीक है, ढिकुली के बाद इधर आ जाएगा आपका रामनगर। क्या आ जाएगा? रामनगर। और रामनगर से आगे बढ़ेंगे तो इधर उधम सिंह नगर में ये राज्य से बाहर हो जाती है, और उस स्थान का नाम क्या है? सुल्तानपुर। उसका नाम क्या है? सुल्तानपुर। ठीक है, तो देखो इस मैप के अकॉर्डिंग आपका सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना और बेताल घाट हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद यानी ओडीटीपी, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, योजना के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है साथ में। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो देखो अल्मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अल्मोड़ा में राज्य सरकार ने दो प्रोडक्ट का चयन किया है, और इन प्रोडक्ट, देखो ये योजना इसलिए चलाई गई क्योंकि हर जिले का कुछ ना कुछ खास उत्पाद होता है ना। तो उस उत्पाद का विकास, प्रचार प्रसार करने के लिए या उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई। अब अल्मोड़ा में जो चीज प्रसिद्ध थी वो थी एक ठुईड़। इसका नाम क्या है? ठुईड़। क्या है? ठुईड़। और दूसरा क्या है? अल्मोड़ा की बाल मिठाई। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा भाई। अल्मोड़ा का ठुईड़, ठुईड़ क्या है? एक प्रकार का क्या होता है? कपड़ा होता है, एक तरीका का क्या है? कपड़ा है। दूसरा अल्मोड़ा की बाल मिठाई, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। वहीं अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में ताम्र शिल्प, या इसी को क्या बोलते हैं? पीतल उत्पाद। क्या बोलेंगे? पीतल उत्पाद। और दूसरा क्या है? मंडुवा बिस्कुट। ठीक है, तो बागेश्वर में पीतल उत्पाद या ताम्र शिल्प, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मंडुवा बिस्कुट हो जाएगा। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में आपका गुड़ व शहद, हरिद्वार में गन्ना खूब सारा होता है, तो यहाँ के गुड़ और शहद से बने जो उत्पाद होंगे, ठीक है, इनको क्या किया गया? प्रमोट किया जाएगा। वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में एक तो एपन क्राफ्ट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कैंडल क्राफ्ट, ये फेमस है। तो इन दो प्रोडक्ट को शामिल किया गया। बाकी अगर बात करें तो हमारा कौन सा, देखो कुमाऊं में और कौन सा बच गया? एक पिथौरागढ़ बच गया।
पिथौरागढ़ के जिन दो उत्पादों को इस एक जिला दो उत्पाद में शामिल किया गया है, एक तो है मुंशियारी की राजमा। कौन सी है? मुंशियारी की राजमा। मुंशियारी राजमा। और मुंशियारी राजमा के अलावा पिथौरागढ़ का एक ऊनी कालीन क्या है, फेमस है। तो ऊनी कालीन को भी क्या किया जाएगा, इसके अंदर रखा गया, ऊनी कालीन। तो पिथौरागढ़ में हो जाएगा एक मुंशियारी राजमा और दूसरा आपका ऊनी कालीन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पिथौरागढ़ के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट छूट जाएगा आपका, चंपावत, कुमाऊं में। तो चंपावत की बात करें तो चंपावत में क्या क्या है, तो चंपावत में है आपका क्या है, चंपावत का बताओ। तो चंपावत में एक तो हो जाएगा आपका लौह शिल्प, एक हो जाएगा आपका लौह शिल्प, और दूसरा क्या हो गया, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प बुनाई, यानी हाथ से बुनी हुई जो चीजें होती हैं, ये आपका चंपावत का प्रसिद्ध हो गया, हस्तशिल्प बुनाई हो जाएगा। उसके अलावा कुमाऊं में अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट छूटा, कौन सा छूटा है, अरे उधम सिंह नगर छूट गया है ना। तो उधम सिंह नगर के भी दो प्रोडक्ट, एक आपका मूंज घास, कौन सी घास, मूंज घास, और दूसरा एक ऑयल होता है जिसको बोला जाता है मेथा ऑयल। क्या कहा जाता है, मेथा ऑयल। तो इन दो प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में देखो यहाँ पे हरिद्वार तो हो ही रखा है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले इधर आ जाते हैं उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जिन दो प्रोडक्ट को शामिल किया गया, एक तो उत्तरकाशी किस लिए फेमस है, सेब के लिए। इसके अलावा उत्तरकाशी में दूसरा जो है वो आपका क्या है, ऊनी हस्तशिल्प, इसको प्रमोट किया जाएगा, हस्तशिल्प, ऊनी हस्तशिल्प। उत्तरकाशी के बगल पे ही है क्या आपका टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल की क्या चीज फेमस है? कुछ नहीं है क्या है, टिहरी गढ़वाल एक टिहरी नथ आपने सुनी होगी, तो टिहरी नथ बड़ी फेमस है, ठीक है। तो एक तो आपकी टिहरी नथ है ना, टिहरी नथ होगी, और टिहरी नथ के अलावा दूसरी जो चीज है वो क्या है बताओ, ठीक है। एक है प्राकृतिक रेशा, कौन सा है, प्राकृतिक रेशा, ठीक। टिहरी गढ़वाल के ही बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग जो है अपनी मंदिर कलाकृति के लिए काफी प्रसिद्ध है ना। तो रुद्रप्रयाग में क्या है, काफी प्राचीन मंदिर है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, मंदिर अनुकृति, मंदिर अनुकृति, अनुकृत शिल्प। और उसके अलावा रुद्रप्रयाग में खूब सारे मंदिर है, तो यहाँ पे देखो प्रसाद योजना अच्छे से चल सकती है ना। तो इसीलिए एक क्या हो जाएगा आपका, प्रसाद उत्पाद। प्रसाद उत्पाद का मतलब क्या है, अरे जैसे इतने सारे यात्री आते हैं तो भाई प्रसाद के रूप में लोगों को क्या मिलेगा। अब वहां पे लाखों यात्री जा रहे हैं, लाखों यात्री जाएगा तो हर यात्री जो है प्रसाद तो लेके आएगा ना, है ना। अब उस प्रसाद को क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी, एक तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां के प्रोडक्ट को क्या हो जाएगी, ख्याति भी मिल जाएगी, ठीक है, प्रसाद उत्पाद हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के बगल पे क्या है, चमोली। और अगर चमोली की बात करें तो चमोली में क्या फेमस है, तो एक तो है हथकरघा, क्या है, हथकरघा, ठीक है। और उसके अलावा हथकरघा के अलावा हस्तशिल्प, हस्तशिल्प हो जाएगा, हथकरघा, हस्तशिल्प। और इसके अलावा ठीक है, सुगंधित हर्बल उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद, हर्बल उत्पाद हो जाएगा। देखो ये चमोली में ये दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक हथकरघा हस्तशिल्प और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सुगंधित हर्बल उत्पाद हो जाएगा। अब कौन सा बचा, कौन सा, पौड़ी गढ़वाल है बगल में। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में क्या चीज है, तो एक तो हर्बल से संबंधित हो जाएगा, एक हर्बल प्रोडक्ट हो जाएगा। और हर्बल प्रोडक्ट के बाद जो दूसरा है वो आपके लकड़ी के फर्नीचर हो जाएंगे, लकड़ी के फर्नीचर हो जाएंगे, लकड़ी के फर्नीचर हो जाएंगे। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो एक लास्ट देहरादून बच गया गढ़वाल में, तो देहरादून किस लिए फेमस है, हाँ एक तो बेकरी है ना, तो खूब सारी आपने दुकानें भी देखी होंगी देहरादून में बेकरी की, एक तो बेकरी के लिए फेमस है, और दूसरा आजकल यहाँ पे मशरूम की खूब सारी खेती भी की जा रही है ना। तो आपका मशरूम, दूसरा आपका मशरूम के लिए हो जाएगा, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में भी आया हुआ था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से, वो केंद्र सरकार की योजना थी, उससे संबंधित प्रश्न आ रखा था, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल आपको ये याद होना चाहिए।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो थोड़ा सा इस प्रश्न में देख लेना, मुनड़े जो है कानों में पहने जाने वाला, ठीक है, मुनड़े या मुनार। ठीक, इसके अलावा चरेऊ, चरेऊ कहाँ पहना जाता है, चरेऊ कहाँ पहना जाता है, अरे चरेऊ या चरियो ये गले में पहना जाता है, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। पौछी, पौछी ये हाथों की कलाई में पहने जाने वाला है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो पहला वाला देखो ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा ठीक से, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो फिलहाल आंसर की के हिसाब से इसको सी करना, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग अच्छे से इसको चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा इसका ठीक से मिल नहीं रहा। ठीक है, तो अभी जो है आयोग के हिसाब से इसका आंसर तो 1 और 3 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले पूछा गया ये प्रश्न है, तो आपका 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च कर लेना इस प्रश्न पे। ठीक है, चलो जी। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बताओ कौन सी है, कौन सी है, तो ये है उत्तराखंड स्टेट टूरिज्म काउंसिल ना, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड या उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कहा जाता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की स्थापना कब होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, राज्य में पर्यटन का ठीक से विकास करने के लिए 28 नवंबर 2001 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम UTDB रखा गया, यानी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें काउंसिल दे रखा है लेकिन इसके स्थान पे क्या है, बोर्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, वैसे हिंदी में काउंसिल हो बोर्ड हो दोनों का मीनिंग परिषद ही होता है। चलिए जी, इतनी बात तो हिंदी में तो ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो UTDB हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि राज्य सरकार ने देखो 1 जून पर्यटन के में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 जून 2002 में 1 जून 2002 में एक योजना चलाई, और उस योजना का नाम क्या था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं। ठीक, चलो जी। इसके अलावा बात करें कि और जो बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों की अगर बात करें तो हमारे राज्य की जो प्रथम जो पर्यटन नीति आई 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है, राज्य की क्या आती है, प्रथम पर्यटन नीति आती है, प्रथम पर्यटन नीति सरकार लेके आती है। ठीक है, तो राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब आती है, कब आती है, 26 अप्रैल 2001 को आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर 2018 में राज्य जो है एक और नई पर्यटन नीति लेके आती है, नई पर्यटन नीति लेके आती है, पर्यटन नीति लेके आती है। इसमें संशोधन किया जाता है पहली वाली में, और आपकी नई पर्यटन नीति आती है। उसके अलावा 2019 में ध्यान रखना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, क्या दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, उद्योग का यानी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो 17 मार्च 2023 17 मार्च 2023 17 मार्च 2023 को फिर से उत्तराखंड की क्या आती है, एक नई पर्यटन नीति आती है, पर्यटन नीति आती है। ठीक है, यानी इस वाले में संशोधन किया जाता है 2013 में, और जो ये वाली पर्यटन नीति है ये अगले 7 सालों के लिए, कितने साल के लिए, 7 साल, अर्थात कब तक के लिए वैलिड होगी, 2030 तक वैलिड होगी। कब तक वैलिड होगी, 2030 तक वैलिड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको पर्यटन के क्षेत्र में याद रखनी है। इसके अलावा जो है इको टूरिज्म पर्यटन के लिए सरकार ने एक और संस्था बना रखी है जिसका नाम है सेंटर फॉर इको टूरिज्म, सेंटर फॉर इको टूरिज्म, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड, लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई कहां पे, रामनगर में की गई।
और रामनगर कहाँ है? तो रामनगर है नैनीताल में। ठीक है, तो पर्यटन से संबंधित इन बातों को आपको याद रखना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखो ये तो कई बार बता चुका हूं, क्या कहा जाता था? रौत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रौत कहा जाता था। ऐसे ही गढ़वाल में जब मंदिरों के लिए दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? विष्णु प्रीति। कुछ याद आया है ना? तो ऐसे कुछ कहा जाता था। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, गढ़वाल नया जिला बनाया गया था, है ना? और जिसको शुरुआत में जिसका हेडक्वार्टर तो कहाँ बनाया गया? श्रीनगर बनाया गया, लेकिन अगले साल ही हेडक्वार्टर को कहाँ ले जाया गया? पौड़ी गढ़वाल ले जाया गया, यानी पौड़ी शहर में ले जाया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। GW ट्रेल प्रथम बंदोबस्त में बंदोबस्त अधिकारी था, ये बात भी बिल्कुल सही था। हालांकि किसके नेतृत्व में हो रहा था? ई गार्डनर के नेतृत्व में हो रहा था, क्योंकि क्या था? कमिश्नर था वो। लेकिन अधिकारी कौन था आपका? ट्रेल था, तो 2 वाला सही हो जाएगा। 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त नहीं कहा जाता है, बल्कि 10वें बंदोबस्त को कहा जाता है। ठीक है, 10वें बंदोबस्त, 10वें बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? पौ बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, देखो जो 10वां बंदोबस्त होता है ये 1890 और 96 के बीच में होता है। 1890 और 96 के बीच में होता है। इससे पहले एक और बंदोबस्त हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। कौन सा? 9वां बंदोबस्त। कौन सा था? 9वां बंदोबस्त। और जो 9वां बंदोबस्त था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी, इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो है, अगला स्टेटमेंट है 11वां बंदोबस्त इबर्सन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय हुआ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये 11वां जो बंदोबस्त होता है वो 1928 में होता है, और ब्रिटिश शासन का ये अंतिम क्या था? बंदोबस्त था। तो यानी कि प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो 1, 2 और 4 सही है कहीं? 1, 2, 4, 1, 2, 4 है कहीं? चलो अब थोड़ा ये भी थक गया है ना? तो थोड़ा आ जाएगा अभी वो। अच्छा, चलो भाई अगला प्रश्न है इसके बाद। किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है? तो बताओ भाई, किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है? कौन से जिले में है? उत्तरकाशी में। ठीक है, नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बाकी तालों के बारे में तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? और बाकी जैसे रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ हो जाएगा आपका? चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके कौन कौन से ताल हैं? खुरपा ताल का है, यही भूल गए, खुरपा ताल। हम्म, और ये वाला आपका नल दमयंती ताल, हाँ नैनीताल में है। ठीक है, नल दमयंती ताल का है, नैनीताल में है। ठीक है, चलो जी सहस ताल का है, टिहरी गढ़वाल में है ना? चलो जी अगले प्रश्न में आ जाओ। ये कौन सा प्रश्न आया? 43, 44वां प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये किसकी किताब है? शेखर पाठक की किताब है। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, ये चिपको मूवमेंट पे आधारित एक किताब है। इसके अलावा शेखर पाठक की और एक किताब की बात करें तो कौन सी है? हरी भरी उम्मीद, और ये हरी भरी उम्मीद भी इसी पे आधारित एक किताब है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 45वां प्रश्न। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो लोसर पर्व का संबंध जो है उत्तराखंड की जाड़ जो भूटिया जनजाति है, कहां पर है ये जनजाति? ये है आपके कहां पर? उत्तरकाशी में। ठीक है, और ये जो लोसर पर्व होता है बसंत पंचमी के दिन होता है। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न आ जाते हैं, और 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुश कल्याण बुग्याल क्या टिहरी गढ़वाल में है? तो बिल्कुल है टिहरी गढ़वाल में। क्या दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में? नहीं जी, ये गलत वाला, तो यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये सही हो जाएगा। दयारा बुग्याल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है, और खलिया टॉप बुग्याल कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो एक बुग्याल जो इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पंवाली काठा। ठीक है, पंवाली काठा, और जड़ी बूटी के कारण इसको जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और बुग्याल है खारसोली। कौन सा है? खारसोली। इसके अलावा एक और बुग्याल आपने सुना होगा अप्सराओ। ये सारे बुग्याल आपके कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में।
वहीं अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं? तो एक आपने कसनी खर्क सुना होगा, ठीक है, इसके अलावा मननी, इसके अलावा दुग्गल बिट्टा, ठीक, उसके अलावा आपने चोपता फेमस बुग्याल है, ठीक, चमोली में कई सारे बुग्याल हैं, दयारा बुग्याल है ना, कैला बुग्याल है, ठीक, चित्रकांठा बुग्याल है, बहुत सारे बुग्याल हैं। पिथौरागढ़ में भी आपका आपका खलिया टॉप वगैरह बुग्याल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न की बात करें तो टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वो किस देश के निवासी थे? तो वो कहां से थे? जर्मनी से थे। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? ये सड़क निर्माण से संबंधित है। यहाँ पे सड़क को क्या किया जा रहा है? चौड़ीकरण किया जा रहा है ना। आपने देखा होगा सड़क को डबल लेन किया जा रहा है, ठीक, और ये कार्य लगातार आपका जारी है। चलो, तो ये ए वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल राज्य का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे गोरखा आने से पहले, ठीक है, परमार वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था, जिनकी राजधानी टिहरी हुआ करती थी। पूरे गढ़वाल पे इन्हीं का शासन हुआ करता था, है ना। तो अंतिम राजा था प्रद्युमन शाह। बाद में गोरखाओं ने यहाँ अटैक कर दिया और 1804 में कौन सा युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह को क्या कर दिया था? हरा दिया था, है ना। फिर यहाँ पे गोरखा आए और 10 साल तक गोरखा रहे। फिर 1814 में अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने क्या कर दिया? पूरे गढ़वाल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक टिहरी रियासत और दूसरी कौन सा था? ब्रिटिश गढ़वाल। तो बड़े हिस्से पे इन्होंने खुद शासन किया और जो टिहरी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र था वो राजा को दे दिया, ठीक। चलो, अगला प्रश्न, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, खीराकोट की महिला की बात करें तो उनका नाम क्या था? राधा बहन, या इन्हीं को राधा भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। राधा भट्ट इनका मूल नाम था, लेकिन इनको राधा बहन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा खीराकोट आंदोलन की बात करें तो जो खीराकोट आंदोलन था ये खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध था, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? खीराकोट, ठीक है। यहाँ पे खड़िया जो खदान मालिक थे, खड़िया खदान मालिक, है ना, यानी जो कंपनी थी जो खड़िया का क्या कर रही थी? वहां पे खदान कर रही थी और वहां पे लोगों के खेतों में खनन होना था। अब भाई पहले लोगों को अपने खेत से जुड़ाव था, लोगों का अनाज सब कुछ वहीं हो जाता था। अगर ये लोग खनन करना स्टार्ट कर लेंगे तो लोगों की जो कृषि भूमि है उससे क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। तो इसीलिए इन महिलाओं ने क्या कर दिया? नेतृत्व संभाला और इस खड़िया खदान मालिक का क्या किया? विरोध किया। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और 1882 ईस्वी में 1882 में, ठीक है, इस कंपनी का जो लाइसेंस है वो क्या किया गया? रद्द किया गया। लाइसेंस क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से ये इनकी क्या थी? एक बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है। 1982 है वो, 1982, ठीक है। चलो, बाकी राधा बहन के साथ एक और महिला का भी नाम जुड़ता है जिनका नाम क्या है? मालती देवी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 51, किसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के समय कहा जाता था। किसके समय कहा जाता था? जगत चंद के समय कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता था। और ऐसा माना जाता था इसी के टाइम पे जो तराई भाबर वाला जो इलाका था, यहाँ पे 9 लाख रुपए की क्या होती थी? इनकम होती थी। कितना? 9 लाख रुपए की क्या होती थी? इनकम होती थी। जगत चंद की बात करें तो जगत चंद का जो समय था वो कौन सा था? वो लगभग 1708 से लेकर के 1720 का सब। अगला प्रश्न, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त जो है वो जोगमल शाह के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? ठुल खेल गीत कहा जाता है। वहीं अगर सैना गीत की बात करें तो सैना गीत जो है ये जौनसार क्षेत्र में, कहाँ पे? जौनसार क्षेत्र में जब जो ध्यंतियां होती है, यानी जो विवाहित महिलाएं होती है, रयांत जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो जब अपने मायके आती है, किस अवसर पे?
दीपावली के अवसर पे तो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर ये इन सेना गीतों को गाती है। वहीं दूड़ा गीत की बात करें तो जो जौनसार वाले क्षेत्र में गाए जाने वाले जो बाजूबंद होते हैं, इन्हीं बाजूबंद को दूड़ा गीत भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता? देखो, देवी धुरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, देवी धुरा में किस देवी का मंदिर है? माँ बारही धाम। कौन सा मंदिर है? माँ बारही धाम देवी का क्या है? मंदिर है। ठीक है, कौन सा है? माँ बारही धाम देवी का क्या है? मंदिर है। और यहीं पे खोली खाड़ दुर्गा चौड़, कौन सा? खोली खाड़ दुर्बा चौड़ मैदान, दुर्बा चौड़ जो मैदान है, इसी मैदान में जो है आपका कौन सा मेला होता है? बग्वाली मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। इस मेले की बात करें तो इस मेले में 4 वर्ग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इन 4 वर्ग में एक वर्ग आपका लमगड़िया है, एक आपका चमयाल है, एक आपका क्या है? वालिक है, और एक आपका कौन सा है? गहड़वाल है। कौन सा है? गहड़वाल है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? लटवाल वाला नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है? पाषाण युद्ध होता है, एक दूसरे पे पत्थरों की वर्षा की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस खेल में या इस उत्सव में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं, भाग लेने वाले जो लोग होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ध्योके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्योके कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, 11 जुलाई 2022 को, 11 जुलाई 2022 उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको क्या घोषित किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, चलो जी, तो 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस स्थान पे राहु का मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में राहु का मंदिर जो है वो डांगसेरा पैठाणी में है। कहां पर है? डांगसेरा पैठाणी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुभाव नरेश की राजधानी श्रीनगर में थी? तो कहां पर है? महाभारत में। ठीक है, चलो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गढ़वाली ठाट जो कहानी के लेखक हैं उनका नाम है सदानंद कुकरेती। उनका नाम क्या है? सदानंद कुकरेती। अगला प्रश्न, ये कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न हो जाएंगे आपके। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? निझाड़ी कर कहा जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 59वां प्रश्न है, सैद जागर में परिलक्षित होता है कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सौधाली पांडुलिपि। तो इसमें ये सभी के सभी क्या है आपके? करेक्ट आंसर है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और इस सेट का जो अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड का, वो है आपका क्या? कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद रक्तबंध श्वेतसर्ण नीलांबर पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित होता है? तो ये आपका कौन सा है? गंगोत्री। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सेट नंबर 49 का उत्तराखंड सॉल्यूशन आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए।